वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बच्चे बात करने वाले हैं प्री हिस्टोरिक एरा की। देखो, हम जो भी इतिहास पढ़ते हैं उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम वो पढ़ें या वो चीज़ हम पता कर सकते हैं इतिहास के बारे में जो कहीं लिखी गई हो या जिसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कोई एविडेंस मिलता हो। अगर कहीं लिखा गया है तो हम उसे प्रॉपर हिस्ट्री मान के चलते हैं, और कहीं कुछ एविडेंस मिल रहे हैं, कुछ सामान मिल रहे हैं, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि सब यहाँ से कुछ ऐसा रहा होगा, है ना। हमारा जो प्री हिस्टोरिक एरा है, हम उस एरा को मानते हैं, उस टाइमलाइन को मानते हैं, उस समय को मानते हैं जब ना तो कोई लिखने की प्रक्रिया हुआ करती थी इंसानों के पास, और ना ही ऐसे कुछ एविडेंस मिलते हैं जिससे किसी का नाम पता चले, किसी का शासन पता चले, किसी के होने का प्रमाण पता चले, है ना, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी पता चले। ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है। हमारे पास जो भी अनुमान हैं, जैसे अगर आप खुदाई करते हैं तो खुदाई के दौरान कुछ अवशेष मिलते हैं, कुछ एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, कुछ बरियल रिमेन्स मिलते हैं। जैसे हमें मानव इतिहास में शायद ही किसी ने डायनासोर्स को देखा हो। जहाँ तक रिकॉर्ड की बात है, आज तक और इंसानी सभ्यता के इतिहास तक, जब तक अब जितना अभी इंसानों को पता है वहां तक की बात कर रहा हूँ, किसी ने भी डायनासोर्स को नहीं देखा। लेकिन डायनासोर्स के बारे में हमें पता चलता है, हमें ये बात पुख्ता तौर पर ये कह सकते हैं कि हाँ, डायनासोर हुआ करते थे। ये हम क्यों बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हमें उनके हड्डियां मिली हैं, उनके ढांचे मिले हैं जब खुदाई की उस दौरान। तो क्योंकि हमें कुछ एविडेंस मिले तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ, ये रहे हैं, है ना, ये पुख्ता जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है? इसी तरीके से जब आप वैदिक कल्चर पर जाओगे तो वैदिक कल्चर से पहले हड़प्पन कल्चर मिलेगा। हड़प्पन कल्चर में कुछ चीजें लिखी तो गई थी, है ना, कुछ हमको राइटिंग्स तो मिली, लेकिन उनके हमारी समझ से बाहर हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाए। तो हमें ये तो पता है कि वैदिक कल्चर से पहले हिंदुस्तान में हड़प्पन कल्चर रहता था, यानी इंडस कल्चर रहता था। ठीक है? लेकिन वो क्या था एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम। हम पता कैसे चलता है कि हाँ रहा था? तो हमें कुछ अवशेष मिलते हैं, कुछ बर्तन मिलते हैं, कुछ लोगों के बरियल्स मिलते हैं। अ, हमें शहर के शहर खुदाई में देखने को मिलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये रहे थे। अब यहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, समझना। जैसे आपको अशोक के बारे में रिटन रिकॉर्ड मिल जाता है, वैदिक कल्चर के बारे में रिटन रिकॉर्ड मिल जाता है आपको, गौतम बुद्ध महावीर के बारे में रिटन रिकॉर्ड मिल जाता है। ऐसा कोई रिकॉर्ड हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। और उससे पहले की बात करें तो उससे पहले स्टोन एज चलता था, यानी उस समय लोग ज्यादातर स्टोन्स पर निर्भर करते थे, मेटल्स की जानकारी नहीं थी। और ऐसे में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि वहां के लोगों ने कुछ लिखा हो हमारे लिए, तो वो संभव नहीं है। तो जो चीज लिखी नहीं गई है, यानी राइटिंग वाले टाइम पीरियड से पहले की है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक एरा बोलते हैं। ध्यान रखना, जो भी राइटिंग वाले टाइम पीरियड से पहले की चीजें हैं उन्हें हम प्री हिस्टोरिक एरा बोलते हैं, और जो राइटिंग के बाद मिली है, राइटिंग के दौरान मिली है, उन्हें हम हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। अब प्री हिस्टोरिक एरा को हमने बच्चे दो चीज समझो। जो एक साइंटिफिक ओरिजिन है इस धरती का, वो ये कहता है कि इस धरती पर कई सभ्यताएं रहीं, जिनमें आखिरी विलुप्त होने वाली सभ्यता डायनासोर की थी। उससे पहले भी, डायनासोर से पहले भी कोई सभ्यताएं रही होंगी धरती पर, ये संभावना है। ठीक है। अब क्योंकि वो समय इतना पुराना हो चुका है, इतना पहले जा चुके हैं, तो उसके कोई भी अवशेष मिलने प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब सिनेरियो ये बनता है कि हम ये अनुमान ही लगा सकते हैं, हमारी जो साइंस कम्युनिटी है वो सिर्फ अनुमान लगा सकती है कि ये धरती बनी होगी सिंगुलैरिटी से बनी है, एक पॉइंट से बनी है। और फिर जब ये बनी थी तो ये बहुत गर्म हुआ करती थी धरती, धीरे धीरे वो ठंडी हुई। फिर यहाँ पर बारिश, कई हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक बारिश चलती रही, जिससे समुद्र बने और यहाँ पे जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बना। फिर ये गर्म हुई,
फिर ये ठंडी हुई, फिर ये गर्म हुई, फिर ये ठंडी हुई, जिसे हम बोलते हैं आइस एज आना। तो कहा यह जाता है कि इस धरती पर कई कई बार आइस एज आई है और कई कई बार ये धरती आग के गोले की तरह गर्म हुई है। तो धरती के गर्म होने और ठंडे होने के बीच के अंतराल में हम ये देखते हैं कि वहां जीवन पनपा, और ठंडे होकर बिल्कुल जब बर्फ जम गई और उससे बिल्कुल जब धरती गर्म अवस्था में गई, उसके बीच में भी जीवन पनपा इस धरती पर। तो ये साइकिल कई बार रिपीट हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, कई जीवन, कई सभ्यताएं इस धरती पर पनपी हों। और आखिरी विलुप्त होने वाली जो सभ्यता है, यानी आखिरी आइस एज वाली जो सभ्यता है, वो डायनासोर की सभ्यता रही हो, डायनासोर प्रजाति की सभ्यता रही हो। ये हम मोटा माटी अनुमान मान के चलते हैं और इसी बात को हम सही मान के चलते हैं। अभी पूरा विश्व, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी इसी बात पर विश्वास करती है। अब बच्चे एक चीज समझो इसमें कि डायनासोर से पहले क्या था हमें नहीं मालूम, और जब पता ही नहीं है तो उसके बारे में क्यों किताबें भरकर तुम्हारा दिमाग पर एक्स्ट्रा बोझ डालें, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। डायनासोर से कोई हमारा खास रिश्तेदार थे नहीं, कुछ खास रिश्ता था नहीं, तो वहां से भी लिखने की जरूरत नहीं है। हम मोस्टली फोकस करते हैं जहां से मानव सभ्यता शुरू होती है, इंसानों की सभ्यता शुरू होती है, वहां से एक प्रयास करते हैं। एवोल्यूशन तो ये बताता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी का एवोल्यूशन की थ्योरी को अगर मान के चलें तो ये बताता है कि हम किसी जानवर से धीरे में धीमे 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 डेवलप हुए हैं और इंसानी फॉर्म में आए हैं, फिर हम होमोसेपियन बने। जब हम होमोसेपियन बने तो हमारे पास जीवन चलाने के लिए एक ही रास्ता हुआ करता था कि हम जंगलों पर निर्भर रहें, जानवरों पर निर्भर रहें। जैसे और जानवर शिकार करते हैं वैसे हम भी शिकार करते थे, और जानवर जैसे फल खाते हैं और जो भी नेचुरल चीजें हैं वो खाते हैं, हम भी खाते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास और जानवरों की तुलना में बहुत तेजी से हुआ और बहुत मजबूत तरीके से हुआ, जिससे हमने एक सोसाइटल सेंस डेवलप किया। हमने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की प्रयास की। तो शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने से ज्यादा हमने मानसिक क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू किया। नतीजा ये रहा कि हमने सीजन समझे कि सीजन होता कैसे है, चलता कैसे, काम कैसे करता है, किस समय हमें क्या करना चाहिए। तो जब हम हंटर और गैदरर हुआ करते थे, यानी हम शिकार किया करते थे और फल, कंदमूल, ये फल खाया करते थे, तब ये अवधारणा ये थी, तब ये मानना ये था कि जब बारिश का सीजन आता था तो हम जंगलों से निकलकर या जंगलों में ही जो केव्स हैं उनकी तरफ जाया करते थे, गुफाओं की तरफ जाते थे, ताकि बारिश का मौसम निकल जाए और उसके बाद फिर हम अपने शिकार पर निकलें। ठीक है। हमें ये समझ धीमे धीमे समझ आ गया कि शिकार पर जाने के लिए सही समय क्या है और गलत समय क्या है। तो बारिश का सीजन हम ये मान के चलते थे कि गलत समय है और इसमें हम केव्स में शेल्टर्स लिया करते थे। ह्यूमन एक सोसाइटी के फॉर्म में रहना सीख चुके थे, एक दूसरे से बात करना सीख रहे थे, एक दूसरे से तालमेल बनाना सीख रहे थे। धीमे धीमे ये चीजें झुंड बनने हमारे शुरू हुए। ठीक है, और उन झुंडों का कोई ना कोई लीडर रहा होगा, हर झुंड का एक लीडर बनता था। तो ये पूरी प्रक्रिया बच्चे हमारी चलती रही। जब हमें और जरूरतें बढ़ी, हमारी भूख से हम जब परेशान हुए, तो हमने अपने से बड़े जानवरों का शिकार करने का प्रयास किया। अपने से बड़े जानवरों का शिकार हम ताकत के बल पे नहीं कर सकते थे, रफ्तार के बल पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि जानवरों हमसे ज्यादा ताकत थी। हाथी हमसे ज्यादा ताकतवर थे, शेर हमसे ज्यादा ताकतवर थे। हमारे पास एक अच्छी चीज थी कि हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते थे और ग्रुप बनाकर एक स्ट्रेटजी के तहत किसी भी जानवर का शिकार कर लेते थे। अब शिकार करने के बाद या शिकार के दौरान हमें ये महसूस हुआ कि हमारे जो पंजे हैं, हमारे नाखून हैं, वो इतने मजबूत नहीं हैं कि हम किसी बड़े जानवर की खाल फाड़ सकें और वहां पर आ, उसको खा सकें। तो हमने क्या किया, हमने बुद्धि का इस्तेमाल किया। हमने पत्थरों का इस्तेमाल किया और पत्थरों को औजार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया।
धीरे धीरे ये हमारे प्रमुख हथियार बन गए, प्रमुख तरीके बन गए, पत्थर जिनसे हम शिकार करते थे। और समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वैसे हमने आग की खोज की, पहियों की खोज की, और फिर हमने ये देखा कि हम एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं, एक जगह सेटल होना शुरू कर देते हैं। उससे पहले हम सेटल नहीं होते थे, हम घूमते रहते थे। और इस तरीके से पूरा जो जीवन मानव सभ्यता है ये आगे बढ़ती है। ये अब तक की विचार और अवधारणा है। ठीक है, तो जब हमने शुरू किया शिकार करना, और जब तक हम लिखने की परंपरा तक आए, इन दोनों के अंतराल को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एरा। इन दोनों के अंतराल को क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक एरा। और क्योंकि यहाँ पर हम स्टोन्स का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, तो इसलिए हम इसे लिथिक एरा भी बोलते हैं। अब यहाँ से कहानी लिखने वाली शुरू हो जाती है। ठीक है, हम इसे लिथिक एरा भी बोले या लिथिक पीरियड। या आप दूसरी भाषा में आप इसे स्टोन एज भी बोल सकते हो, याद रखने के लिए आसान हो जाएगा, स्टोन एज। ठीक है, लिथिक का मतलब स्टोन है। ठीक है, ये समझ लिया। अब बच्चे हमने क्या किया, स्टोन एज या लिथिक पीरियड को हमने तीन मेजर क्लासिफिकेशन किए हैं, तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनमें पहला है हमारा बच्चे पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, और थर्ड वन है बच्चे हमारा नियोलिथिक। पैलियोलिथिक यानी शुरुआती एज। स्टोन्स का हमने जब शुरुआत किया है ना, इनको इस्तेमाल करना शुरू किया, उस समय को ना पैलियोलिथिक बोला। मीजोलिथिक यानी मिडिल एज, और न्यूलिथिक मतलब नई एज, लास्ट वाला फेज। ठीक है, दैट इज न्यूलिथिक। तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब बच्चे पैलियोलिथिक को भी हमने बच्चे तीन पार्ट्स में, तीन फेजेस में डिवाइड किया है। इसको भी देख लेते हैं। दैट इज फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज, इन तीन में डिवाइड किया है। देखो बच्चे, फर्स्ट फेज हम मान के चलते हैं 6 लाख बीसी से लेकर 1.5 लाख बीसी तक। 6 लाख बीसी से लेकर 1.5 लाख बीसी तक। अब ये बीसी है, देखो हमने जब इतिहास को लिखना शुरू किया, इतिहास को समझना शुरू किया, तो हमने रिसेंट टाइम में आकर इसका क्लासिफिकेशन किया। और क्योंकि जिस समय हम इतिहास की खोज कर रहे थे, जिस समय इतिहास के बारे में दुनिया सीख रही थी, समझ रही थी, उस समय ब्रिटिशर्स का दबदबा पूरे दुनिया पर चल रहा था ना, सन्स नेवर सेट वाला सीन इनका चल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने अपने हिसाब से सब टाइमलाइन सेट की। इनने कहा कि देखो, हमारे जो क्राइस्ट हैं उनका जो जन्म हुआ है, उस साल को हम जीरो मानते हैं, क्राइस्ट के बर्थ को जीरो मानते हैं। जीसस क्राइस्ट के बर्थ को जीरो मानते हैं, और ये बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बाद से जो चीज चली हैं, जो इवेंट घटित हुए हैं, इन सब को हम आगे वाली लाइन फॉर्मेट में देखेंगे, है ना, जिसे हम बोलेंगे एडी। ठीक, इसे हम बोलेंगे एडी। यानी जीरो के बाद 1 साल आएगा, 2 साल आएगा, 100 साल आएंगे, 200 साल, फिर 1000 साल, फिर 2000 साल, है ना, और इसी तरीके से 2000
25 आएगा। ये सिनेरियो चलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 करके इस तरीके से चलेगा। और 0 से पहले ये हम उल्टी गिनती में चलेंगे। उल्टी गिनती मतलब कि हमें ये नहीं मालूम है इतिहास शुरू कहाँ से हुआ था, तो आखिरी तारीख हम नहीं बता सकते, शुरुआती तारीख नहीं बता सकते। और ये मानव सभ्यता कहाँ तक जाएगी इसकी भी हम लास्ट तारीख नहीं बता सकते। तो दोनों ही एंड हमारे ओपन एंड हैं, दोनों के बारे में हम नहीं बता सकते कुछ भी। तो इसलिए हम इसे नेगेटिव लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर 4 चलेगा, इस तरीके से 1000 चलेगा, और फिर ऐसे 2000, और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब समय की धारा है वो इस लाइन के हिसाब से नहीं चलती है, इतना समझ लो। समय यूनिडायरेक्शन है, वो सीधा चलता रहता है। हमने अपनी सहूलियत के लिए ये नई टाइमलाइन गणित लिखी है, ठीक है, ताकि हम समझ पाए चीजों को। तो जब समय की धारा में आगे चलेंगे तो पहले 2000 पड़ेगा, फिर 1000 पड़ेगा, फिर 4 3 2 1, फिर 0, फिर आगे चलेंगे हम 1 2 3 4 और अनंत काल तक चलते जाएंगे। यहाँ अनंत काल से शुरू किए हैं और अनंत काल तक चलेंगे, क्योंकि ये वाला जो एरा है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये क्राइस्ट के जन्म से पहले का है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। या इसे बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और ये क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय शुरू हुआ है, हम इसे बोलते हैं एना डोमिनी। एना डोमिनी बोलते हैं इसे, ठीक है, एडी। शॉर्ट में हम इसे एडी बोलेंगे और इसे बीसी बोलेंगे। इसे एक और नाम से बोलेंगे, दैट इज सीई, सेंचुरी, ठीक है। सीई करके भी बोलेंगे तो सेंचुरी। तो 5th सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, इस तरीके से। अभी क्या चल रही है, 21st सेंचुरी, तो सीई करके भी बोलोगे, ये भी चल जाएगा, ठीक है। क्राइस्ट की बर्थ 0 कंसिडर की जाती है। ये कैलेंडर जो स्टार्ट किया, ये जो बनाया गया, ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया, क्राइस्ट द्वारा, क्रिश्चियनिटी द्वारा बनाया गया। और ऐसा नहीं था ये कैलेंडर सिर्फ इनके द्वारा बनाया गया, ऐसे कैलेंडर हर सभ्यता में बनाए गए। जैसे हिंदू सभ्यता में देखोगे तो यहाँ पे विक्रम संवत चलता है, विक्रम संवत भी इसी पैटर्न में काम करता है। ग्रीक में देखोगे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा, और भी कई कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। हर सभ्यता ने अपने हिसाब से कैलेंडर बनाए, क्योंकि मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था कि ब्रिटिशर्स पूरी धरती पर राज कर रहे थे, मतलब पूरी धरती नहीं लेकिन मोस्टली पार्ट्स में राज कर रहे थे, तो उन्होंने जो सिस्टम बना दिया, कंट्रियों ने, सभ्यताओं ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हम भी इसे एक्सेप्ट करके चलते हैं कि हाँ ठीक है, ये ठीक मानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कुछ बीसी बोलूं तो इसका मतलब हो गया कि मैं जन्म से पहले की बात कर रहा हूं, और एडी बोलूं तो इसका मतलब जन्म से बाद की बात कर रहा हूं। कुछ लोग गलत फहमी में इसे एडी को आफ्टर डेथ बोल देते हैं, यानी क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय, मतलब मृत्यु के बाद का समय। अब आप ये समझो कि ये कहना गलत है। गलत इसलिए भी है, आप जरा इमेजिन करो कि सपोज करो कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था और क्राइस्ट ने अपना जीवन, सपोज करो कि 70 साल इस धरती पर वो रहे हों। एग्जैक्ट मुझे जानकारी में नहीं हो कितने समय तक रहे, लेकिन इमेजिनेशन के लिए आप इतना समझ लो कि 0 पर पैदा हुए और 70 तक वो रहे, ठीक है। और अगर मैं इसे आफ्टर डेथ मान लूं, तो ये 0 से लेकर 70 का जो समय है, ये फिर कहाँ, किस भाषा में लिखा जाए, किस तरीके से दिखाया हुआ है। और दूसरी बात, डेथ के बाद 1 शुरू नहीं हो सकता। डेथ के बाद 70 में अगर डेथ हुई है तो फिर यहाँ से 71 शुरू होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आफ्टर डेथ बोलने का, ये थोड़ा सा गलत है। आप एक ही पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, 2 पॉइंट को मिलाकर रेफरेंस पॉइंट, सिंगल रेफरेंस पॉइंट कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बर्थ और डेथ 2 रेफरेंस पॉइंट हो गए जिनको सिंगल रेफरेंस पॉइंट कंसीडर नहीं किया जा सकता, नहीं तो फिर पूरी टाइमलाइन बिगड़ जाएगी। 70 साल का हर जगह फिर झोल आ जाएगा, इस वजह से।
चलिए टाइमलाइन समझ गए हो, तो अब बात कर लेते हैं जहां पर हम बात कर रहे थे। तो फर्स्ट फेज को पैलियोलिथिक को हम क्या बोलते हैं, कब से मानते हैं, 6 लाख बीसी, 6 लाख साल से लेकर 1.5 लाख साल तक, क्राइस्ट के जन्म से 1.5 लाख साल तक का समय, पहले का समय। अब एक चीज समझो कि जो क्राइस्ट का जन्म हुआ था वहां से अब तक मात्र 2025 साल ही बीती हैं, मात्र 2025 साल। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 6 लाख बीसी, ठीक है, 6 लाख साल पुरानी बात है। अब आप कहोगे सर ये पता कैसे चला, आप तो कह रहे थे कि स्टार्टिंग में कि ये कहीं लिखा नहीं है, कहीं पता नहीं है किसी को, तो फिर ये पता कैसे चला कि 6 लाख साल पुराने ये लोग हुआ करते थे या इस फेज को। तो वो एक हमारे पास प्रक्रिया है चीजों को जानने की, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। इनसे जुड़ी हुई जो चीजें मिली उनकी हमने कार्बन डेटिंग की, और कार्बन डेटिंग से हमें टाइमलाइन का कुछ कुछ अंदाजा मोटा माटी हुआ है, ठीक है। अब कार्बन डेटिंग काम कैसे करती है, देखो कोई भी चीज जब बनती है तो उस इस एक चीज मान के चलो कि इस दुनिया में जो भी चीज है वो धीमे धीमे डिके करती है, हर चीज डिके करती है ना। और डिके कैसे करती है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती है, रेडिएशन एमिट करती है, तब जाके वो डिके करती है। हर चीज इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे लूज करती है, चाहे वो आपकी पेन हो गए, पेंसिल हो गए, या कोई भी एलिमेंट हो गया, मेटल हो गया, कुछ भी हो गया, वो हर चीज डिके करेगी, ठीक है। तो जैसे रॉक्स हैं, है ना, जब वो बने होंगे तो उस समय कुछ एनर्जी रही होगी, जब उन्हें तोड़ा गया होगा तो कुछ एनर्जी वहां फॉर्म हुई होगी, है ना। और वो रॉक्स की जो फॉर्मेशन है, या रॉक्स के जो तोड़ा गया होगा उस समय, या जो रॉक्स बने होंगे, वहां से वो डिके करना शुरू करेंगे धीमे धीमे। तो वो जो कार्बन डेटिंग है, कितना कार्बन लॉस हो गया ड्यूरिंग द पीरियड, और वहां से टाइम अनुमान लगाते हैं। और हर चीज धरती पर कार्बन की बनी है ये तो पता ही है। चलिए सेकंड फेज हम मान के चलते हैं 1.5 लाख बीसी से लेकर, अब तुम एक चीज इमेजिन करो कि तुमको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में खींच खांच के तुमको 250 300 साल का इतिहास पढ़ाया जाता है। 350 साल के इतिहास में आप ये कहते हो कि सर इतना कंटेंट हो जाता है कि जिसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम के दौरान, हाँ, इतना कुछ होता है। तो सोचो यहाँ लाखों सालों की बात चल रही है, तो तुम 300 साल के इतिहास में परेशान हो जाते हो, मात्र मॉडर्न हिस्ट्री में परेशान हो जाते हो, ठीक। तो 1.5 लाख बीसी से लेकर 35,000 बीसी तक, ठीक है, 35,000 बीसी तक। थर्ड बीसी, थर्ड फेज अगर हम मान के चलें, थर्ड बीसी की अगर हम बात करें, थर्ड फेज की अगर हम बात करें, तो ये 35,000 से लेकर आगे का जो समय है वहां पर ये बात करता है 35,000 से लेकर 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक ये टाइम पीरियड को लेकर चलता है। ध्यान रखना फर्स्ट फेज में बहुत ज्यादा हमने टाइम कंसिडर कर लिया है, सेकंड में थोड़ा सा उसे कम किया है, और थर्ड में उसे और कम किया है, ठीक है। अब बात करते हैं पैलियोलिथिक की, टाइम पीरियड पता चल गया है, ठीक है। अब बात करते हैं पैलियोलिथिक की। पैलियोलिथिक जाना जाता है अपने स्मॉल स्कल्पटिंग की वजह से ऑफ विमेंस, या बोल सकते हो कि क्ले के जो फिगर्स हैं, एनिमल फिगर, एनिमल्स हैं, बोन कार्विंग है, ठीक है, पेंटिंग ऑन केव वॉल्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोग क्या करते थे जब बारिश होती थी तो केव्स में शेल्टर लेते, तो वहां पर जब शेल्टर लेते थे तो वहां पर कई महीनों तक रुकना पड़ता था, 2 महीने 3 महीने तक रुकना पड़ता था। और उसमें रुके रुके वो क्या करते थे, पेंटिंग करते थे, ठीक है। तो पेंटिंग का जिक्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट फेज है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक एरा या अर्ली ओल्ड स्टोन एज। ठीक है। जिस समय की ये बात चल रही है उस समय धरती पर आइस एज चल रहा था, यानी मोस्टली जो धरती थी वो आइस एज में कवर थी। लास्ट फेज था आइस एज का। ठीक है, उस समय की बात है। और हमें जो भी एविडेंस मिले हैं उस समय आइस के दौरान ही मिले हैं, आइस में दबे हुए ही मिले थे। ठीक है। ठीक है। जो मेजर एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं बच्चे, तो यहाँ पर हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। एक जगह है बोरी। महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, वहां पर हमें एविडेंस देखने को मिले स्टोन्स के, वो हमें 6 लाख बीसी या उससे पहले के देखने को मिले। तो ये कहा जाता है कि हाँ, बोरी जो महाराष्ट्र में जगह है ये पैलियोलिथिक, और पैलियोलिथिक में भी फर्स्ट एज वाली कैटेगरी को बिलोंग करती रही होगी। ठीक है। पत्थर के टूल्स हमको देखने को मिल जाते हैं, टूल्स जैसे कि हैंड एक्स, कुल्हाड़ी पत्थर की, उसका सिरा पत्थर का था। ठीक है। हैंड एक्स आपको आपको चॉप्स देखने को मिल जाते हैं। चॉप्स पतली पतली वो चाकू टाइप कुछ रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह देखने को मिल जाता है। और आपको कुछ साइट्स हैं, साइट्स ध्यान रखना, साइट्स याद रख लेना। एक तो बोरी मेजर साइट हो गई, देन सोन रिवर के वैली है, जो वैली ऑफ रिवर सोन। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगी, या इसे सोहन, वैली ऑफ सोहन भी बोलेंगे, क्योंकि आपको पंजाब में देखने को मिलेगी। ठीक है, पंजाब में देखने को मिलेगी। आपको कश्मीर में इसके साइट्स देखने को मिल जाएगी। आपको थार डेजर्ट में देखने को मिल जाएगी। थार डेजर्ट में देखने को मिल जाएगी। आपको वेलन में देखने को मिल जाएगी, वेलन वैली। और वेलन वैली ये आपको देखने को मिलेगी यूपी में। ठीक है। आपको दिंदवाना में एक जगह है राजस्थान में। ठीक है, दीदवाना, ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और भी हैं, जैसे और साइट्स हैं तो उन्हें भी लिखो, जैसे नागार्जुन कोंडा है। नागार्जुन कोंडा ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भीम बेटिका है। भीम बेटिका ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके की साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जीवन किस पर निर्भर था? मोस्टली हंटिंग और गैदरिंग पर निर्भर हुआ करता था। ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज आपको देखने को मिल जाएगी। एक और साइड रहेगी, दैट इज नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर, तो वहां उसके किनारे भी चीजें देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे लिख लेना नर्मदा रिवर। तो बच्चे यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आती है कि चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, हमें एविडेंस सब जगह मिल जाते हैं। आपको राजस्थान में भी देखने को मिल रहे हैं, आपको कश्मीर में भी देखने को मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं, आपको आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। नदियों घाटियों इनके आसपास आपको ये देखने को मिल रहे हैं। यानी जो उस समय पैलियोलिथिक कल्चर था वो सिर्फ एक जगह तक के लिए सीमित नहीं था, वो
इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर फैला हुआ था। और जब हम ये बात मान के चलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर फैला हुआ था, तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये लगभग दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों में रहा होगा जहां भी इस जीवन की संभावना हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे मीजोलिथिक पीरियड की, यानी सेकंड फेज ऑफ लिथिक एरा, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। इन्हीं से जुड़ा हुआ एक और एरा है जिसको हम बोलते हैं कैल्कोलिथिक, जिसमें कॉपर प्लस स्टोन दोनों का इस्तेमाल किया जाता था। वो इससे कह सकते हैं एडवांस फेज रहा है। ठीक है, इन तीनों से। तो आज के लिए हम पैलियोलिथिक की कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम मीजोलिथिक, नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक, और कैल्कोलिथिक का मतलब हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।